नमस्कार। इस अगस्त महीने की धन की बात में आपका स्वागत करता हूं। इस बार जो इकोनॉमी मार्केट और इन्वेस्टमेंट में मेरी मेन फोकस इकोनॉमी के ऊपर होने वाली है। और ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको पहले से ही, क्योंकि माहौल मार्केट का आपको पता है बहुत वॉलेटाइल है। टेपरिंग की खबर आ रही है, फिर वापस जा रही है। इंटरनेशनल इकोनॉमी की हालत इंप्रूव हो रही है, कभी वापस जा रही है। तो इसमें नेचुरली स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही है। इस टाइम में तो निवेशक को क्या करना चाहिए? तो इस हालत में राइट हमें एक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में न्यूज़ फ्लो, टेपरिंग की न्यूज़, इकोनॉमी की न्यूज़, ये बहुत अनसर्टेनिटी है। इस अनसर्टेनिटी के माहौल में उसके ऊपर डिपेंड करके हम कुछ भी स्ट्रेटजी बनाना एक गलत चीज होगी। मगर लॉन्ग टर्म, क्योंकि निवेशक जो फॉरेन से लेते हैं ना, एफपीआई या हेज फंड, वो भी एक आउटलुक लॉन्ग टर्म का लेके ही निवेश करते हैं। तो अगर हम उनके आउटलुक को समझें, हमारे इकोनॉमी के बारे में शॉर्ट टर्म में आउटलुक क्या है, लॉन्ग टर्म, तो इन्वेस्टिंग डिसीजन में वो एक इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि बहुत नई सी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में आई है, तो उस इंफॉर्मेशन को पेश करने में नेचुरली थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस बार इस महीने में मेरी फोकस होगी इकोनॉमिक के ऊपर। तो इस इकोनॉमिक की चीज में ध्यान होगी फर्स्ट शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक, क्योंकि वो ट्रेंड हमें बताएगी अगले 12-18 महीने में क्या करना चाहिए। और उसके बाद एक मीडियम टर्म इकोनॉमिक आउटलुक, जिसके ऊपर बहुत से पेंशन फंड या सॉवरेन वेल्थ फंड निवेश करते हैं, और उनकी जो एक्शन शॉर्ट टर्म में प्राइस को बढ़ा देती है। तो इकोनॉमिक इफेक्ट लॉन्ग टर्म होगी, मगर मार्केट का इंपैक्ट उसका शॉर्ट टर्म में आता है। तो एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को स्टडी करना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो इसलिए मेरी फोकस उसी चीज के ऊपर होगी। तो एक मिनट, ये मेरी स्लाइड मूव। हाँ, तो इकोनॉमी में स्टेटस अपडेट शॉर्ट टर्म में, तो पहली चीज क्या हमने देखनी चाहिए? ऑब्वियसली हमें कोविड के बारे में देखनी चाहिए, क्योंकि इमीडिएट फ्यूचर कोविड के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और कोविड का असर, सेकेंड वेव का असर यहाँ पे दिख रहा है आपको। सेकेंड वेव के बाद हमने रिकवरी भी दिखाई है, बीच में देखिए येलो लाइन नीचे आ रहा है। और ये एक्टिव केसेस है यहाँ पर 7 डे एवरेज का। तो यहाँ पे थर्ड वेव की शुरुआत भी आपको धीरे धीरे दिख रही है, राइट? तो सेकेंड वेव की खत्म होते ही थर्ड वेव भी शुरू हो गई है। मगर इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका क्या होगा, आने वाले स्लाइड में देखते हैं। मगर पहली चीज है कि वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस जो भी थोड़ी बहुत हुई है ना, उसके कारण जो डेथ्स है और हॉस्पिटलाइजेशन केसेस है, ये इनमें हम गिरावट देख रहे हैं। तो दूसरी दो ये भी चीज याद रखिए कि कोविड भले ही बहुत फैल जाए, मगर एज लॉन्ग एज उसका सिम्टम्स को हम कंट्रोल में रखें, ताकि लोग हॉस्पिटल ना जाए या फिर उसकी डेथ की कोई रिस्क ना आए, इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक 10-2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी लेकर वो वापस काम पे आ जा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे चीज ये है कि स्प्रेड ऑफ द डिसीज को भी देखने की जरूरत है। क्या बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है या वाइड स्प्रेड है? तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट ग्रेटर देन 10% है, उसमें एक सेकुलर ड्रॉप देख रहे हैं, करेक्ट? 430 डिस्ट्रिक्ट से आज खाली 45, यानी 10% ही आज पॉजिटिविटी रेट्स बढ़ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवरऑल कोविड का असर बहुत कम हो रहा है। और यहाँ पे मैंने कहा ना, ब्रॉड वर्सेस नैरो, खाली केरल और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कारण ही ये जो स्पाइक आप देख रहे हैं वो पर है। तो ज्यादातर देश में कोविड को हमने थर्ड वेव को भी थोड़ा कंट्रोल कर दिया है। और फ्यूचर की क्या बात, उससे देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अब वैक्सीनेशन की स्पीड को स्टेप अप करके आज इंडिया वर्ल्ड की एवरेज के लेवल पर पहुंच गई है। कुछ महीने तक वो बहुत लो लेवल पे थी, आज वर्ल्ड का एवरेज 31% है और हमारा भी 31%। तो एटलीस्ट वर्ल्ड के एवरेज तक हम पहुंच चुके हैं वैक्सीनेशन में, और टेस्टिंग की रेट भी हम बढ़ा रहे हैं। तो इसके साथ अगर देखा जाए तो कोशिश यही थी गवर्नमेंट की कि दुगना अगर वैक्सीनेशन रेट को पुराने हिसाब से कर दें, तो दिसंबर तक उम्मीद थी कि 70% पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेशन के जरिए कवर कर सकते हैं। स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि हमने बहुत जबरदस्त इस रेट को बढ़ा दिया, और अब उम्मीद यह है कि अगर इससे भी दुगना कर सकें तो 5 सितंबर तक ही हम 70% का लेवल पहुंच सकते हैं। मगर नॉर्मल कोर्स में ही हम करीबन
14 नवंबर तक 70% पॉपुलेशन को कवर करेंगे एटलीस्ट सिंगल डोज से। तो ये बहुत बढ़िया प्रोग्रेस है और ये प्रोग्रेस रूरल में ज्यादा हो रहा है। जैसे देखिए रूरल वर्सेस अर्बन वैक्सीनेशन में रूरल का स्पीड बढ़ गया है, जहां पे पहले बहुत लो था अब रूरल स्पेस से बढ़ रहा है, फिर अर्बन में थोड़ी स्लो डाउन है। ये है अर्बन जो सिटीज है इंडिया में, आप देख रहे हैं कि इंडिया के एवरेज से कई बड़े बड़े शहर दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु सब नेशनल एवरेज से कम वैक्सीनेशन के लेवल पे है। और इसमें तो जाहिर यह है कि चेन्नई अमंग द मेट्रो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कर चुकी है। तो वैक्सीन का सक्सेस के पीछे क्या है कि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है बहुत से कंपनियों को। तो पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही थे, अब स्पुतनिक भी है, बायोई भी है और अभी जाइडस कैडिला को भी उन्होंने अप्रूवल दिया है। तो करीबन 2 बिलियन वैक्सीन डोज दिसंबर तक आ जाएंगे। तो ये जो उम्मीद है कि वैक्सीनेशन में 70% कवरेज ईयर एंड तक हो जाएगा, वो जरूर लगता है कि हो जाएगा। तो इसके कारण थर्ड वेव हो जाए फिर भी उसका असर एक हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ रेट बढ़ाने के लेवल पे नहीं होगा। तो ये इकोनॉमी के लिए शॉर्ट टर्म में ये अच्छी खबर है। तो उस मेडिकल खबर से अब इकोनॉमिक खबर पे जाएं तो पहले कुछ इंडिविजुअल ट्रैकर्स को देखते हैं। करेक्ट। तो ट्रैकर में सबसे बड़ा ट्रैकर होता है गूगल का मोबिलिटी इंडिकेटर, राइट, लोग की मोबिलिटी। तो मोबिलिटी के लेवल में देखिए सब में आपको एक वी शेप्ड बाउंस बैक इन मोबिलिटी दिख रहा है, खाली आपको रेसिडेंशियल मोबिलिटी में ही एक फ्लैट सा लेवल दिख रहा है, मगर बाकी सब बहुत गिर के सेकेंड वेव में अब वापस वी शेप्ड रिकवरी, चाहे वो रिटेल में हो, पार्क में हो, वर्क प्लेस में हो, ग्रोसरी और फार्मेसी स्टोर में हो या ट्रांसिट स्टेशन में। और सेकेंड चीज इसकी नेचुरल फॉलोआउट ये है कि कंजेशन लेवल, नॉर्मली हम कंजेशन से एक खराब चीज समझते हैं ना कंजेशन को, ट्रैफिक, मगर अब क्योंकि लॉकडाउन के बाद कंजेशन इकोनॉमिकली एक वेलकम चीज है और कंजेशन बढ़ रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी समझिए बढ़ रही है। तो सभी बिग सिटीज में अब कंजेशन लेवल की पिकअप देख पा रहे हैं। और इसके साथ फ्रेट का मूवमेंट भी, एज ए सैंपल हमने दिल्ली से कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर की इसको देखा है, रेट को देखा है, क्योंकि फ्रेट रेट्स डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड होती है। अगर डिमांड बढ़ती है फ्रेट के लिए तो रेट्स भी जबरदस्त बढ़ते हैं। तो आपने देखा सभी जगह में दिल्ली से एक्स दिल्ली टू ऑल द सिटीज फ्रेट रेट्स ने शार्प इंक्रीज है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस बाउंस बैक हो रही है। और पावर डिमांड, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के साथ पावर डिमांड जोड़ सकती है। तो वाई भी देखिए, 2 साल का CAGR भी देखिए, दोनों में पावर डिमांड में रिकवरी यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है, राइट। और स्पेसिफिक सेक्टर की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसेंजर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन 2 ईयर CAGR में देखिए नेगेटिव से आज 2 महीने कंटिन्यूसली पॉजिटिव पे पहुंच गई है। और इसमें टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल खास करके ग्रोथ दिखा रहे हैं इन एडिशन टू ट्रैक्टर सेल्स। इनफैक्ट इंडिविजुअली कंपनीज को देखे तो M&M, HMCL, एस्कॉर्ट्स सभी में एक वी शेप रिकवरी दिख रहा है। तो ऑटो सेक्टर फर्स्ट इंडिकेटर है, क्योंकि कंजेशन आपने देखा, गूगल मोबिलिटी देखा, तो नेचुरली उसका रिजल्ट ऑटो में है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग वापस अभी गाड़ियां खरीदना शुरू कर रहे हैं, यानी उनकी आउटलुक भी पॉजिटिव हो रही है, इसलिए जाके वो गाड़ी खरीद रहे हैं। इसको सपोर्ट देने वाली चीज है लो इंटरेस्ट रेट, जिसके कारण आपका EMI भी कम हो रहा है एक गाड़ी खरीदने के लिए, राइट। सेकेंड जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म में सक्सेस है वो है हमारी एक्सपोर्ट्स की कथा। एक्सपोर्ट्स में क्या है कि अगर आप ऑयल एक्सपोर्ट्स को निकाल दें, हम क्यों ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि कुछ तरह की ऑयल जो हमारे जमीन में मिलता है ना वो हमारे देश में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, उसका सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, ये वो, तो बाकी देश में उसके लिए रिफाइनरीज है, तो इसलिए ऑयल को हम निकाल देते हैं। और ऑयल को निकालकर अगर हम देखें एक्सपोर्ट की स्थिति, ये 3 साल है, यानी 2018, 19, 19, 20, 2021, और ये डॉटेड लाइन है इस साल के पहले 3 मंथ। देख रहे हैं आप कैसे एक्सपोर्ट लेवल हर साल में बढ़ बढ़कर इस साल सभी साल से बेहतर बढ़ गई है। तो एक्सपोर्ट डिमांड एक की शॉर्ट टर्म रिकवरी का एक नमूना है। और अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस इनमें डिटेल देखा तो सभी जगह हरी भरी जहां पे निशान दिखती है, यानी एक्सपोर्ट्स मंथ ऑन मंथ बढ़ रहे हैं, ऐसे चीज। मगर खास करके अगर कोई 2-3 सेक्टर को चुने तो क्लियर विनर है ड्रग्स एंड फार्मा। आप देख रहे हैं कैसे ऑरेंज लाइन के ऊपर ब्लू लाइन जो 18-19, फिर 20, फिर 20-21 का ब्लैक लाइन, फिर 21-22 का डॉटेड लाइन, सब
देखिए ड्रग्स एंड फार्मा क्लियरली, क्योंकि हमारी जेनेरिक और बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इस कोविड के माहौल में बहुत यूज हुई और एक्सपोर्ट्स जबरदस्त बढ़ गए। सेकेंड चीज है इलेक्ट्रॉनिक की सक्सेस स्टोरी। यहाँ पे भी देखिए ऑरेंज लाइन के बाद ब्लू, फिर ब्लैक, फिर डॉटेड लाइन, राइट? वो ऑर्डर में देखेंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट भी फर्स्ट हाफ में एक शार्प अपटिक दिखा रहे हैं, राइट? तीसरी चीज आयरन ओर कमोडिटी, क्योंकि कमोडिटी साइकिल ग्लोबल में चाइना के डिमांड के कारण अब हुई थी, हमारे लिए भी हमारे आयरन ओर का एक्सपोर्ट जबरदस्त बढ़ गया था। जैसे डॉटेड लाइन को देखिए कितने ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स सेम पीरियड। तो ये है तीसरा एक्सपोर्ट का स्टोरी। और चौथा स्टोरी जो भी क्लियर विनर है वो है इंजीनियरिंग गुड्स। ये खास करके बहुत बढ़िया है क्योंकि जीडीपी का इसका कंट्रीब्यूशन वैल्यू एडिशन के साथ होता है, क्योंकि खाली आयरन ओर को एक्सपोर्ट करे बगैर वो उसको इंजीनियरिंग का सामान में बदलकर अगर एक्सपोर्ट करे तो वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट्स बढ़ती है ना। तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बेहतर स्टोरी है, ये भी बढ़ रही है, तो बहुत खास करके चीज है। और फाइनली एक्सपोर्ट के बारे में एक बात, अफगानिस्तान में जो भी मैटर हो रही है उसके कारण एक्सपोर्ट्स में क्या दबाव आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा खाली एक्सपोर्ट का 0.3% एक्सपोर्ट ही अफगानिस्तान जैसा है और 0.13% ही हम कुछ ना कुछ वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट के स्टोरी सिलसिले में यहाँ में अफगानिस्तान का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, राइट? तो वो थी गिने चुने सेक्टर्स, एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, एक एक्सपोर्ट सेक्टर। अब हम समरी इंडिकेटर्स, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स को देखते हैं। इसमें पीएमआई सबसे अहम चीज होती है और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई दोनों ने वी शेप रिकवरी दिखाया है। मैन्युफैक्चरिंग 50 से पार पहुंच चुकी है, यानी ग्रोथ के टेरिटरी में आ गई है। सर्विसेज अभी महीने लगेंगे उसको वापस 50 के ऊपर, मगर वी शेप ट्रेंड तो सामने दिख रही है। इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट की ट्रेंड भी देखिए, रूरल में तो अनएम्प्लॉयमेंट दो स्ट्रॉन्ग इंप्रूव हो गई है, अर्बन में थोड़ा एलिवेटेड है, आने वाले दिन में शायद ये भी इंप्रूव हो जाएगी, राइट? और खास करके मेजर करने के लिए जीएसटी एक अच्छी चीज है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और कंज्यूमर एक्टिविटी कैसे चल रही है। तो जीएसटी में भी आप देखिए एक वी शेप सेकेंड वेव के बाद गिरावट, उसके बाद वापस 1 लाख करोड़ से ज्यादा कलेक्शन जीएसटी में भी आने शुरू हो गई है। और ओवरऑल नोमुरा कंपनी एक बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स प्रिपेयर करती है जो कि प्री पैंडेमिक, यानी पैंडेमिक के पहले जनवरी फरवरी 2020 में 97 के लेवल पे थी। फर्स्ट वेव में ये 46 तक गिर गई थी। फिर फर्स्ट वेव के बाद जो रिकवरी हुआ उसमें वापस 99 तक गया था। फिर सेकंड वेव का असर देखिए 60 तक गिरावट। फिर अब जो बाउंस बैक हुई है वो प्री पैंडेमिक लेवल को पार कर चुकी है, यानी 101। तो ये बहुत अहम चीज है कि इकोनॉमी एक लेवल जो पैंडेमिक के पहले थी उससे भी बेहतर स्थिति में आ गई है इस इंडेक्स के जरिए। तो बहुत अच्छी खबर है ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए भी। और यहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रैकर जो है हम दिखा रहे हैं ब्लू में, वो भी कह रहा है कि सेकेंड वेव के असर के बाद शार्प रिकवरी है। और अगर जीवीए को इसमें प्लॉट करते हैं तो पास डेटा देखिए, जीवीए इस इकोनॉमिक एक्टिव ट्रैक्टर को क्लोजली फॉलो करती है, यानी ये अच्छा प्रेडिक्टर है। तो हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोर जीवीए अगला डेटा पॉइंट में शायद गिरेगा, मगर उसके बाद जरूर एक बढ़त भी शामिल है। तो जीवीए माने जीडीपी का एक हिस्सा, राइट? तो ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ जो टारगेट आरबीआई ने कहा था अपनी पॉलिसी में कि 9.5, वो हम समझ रहे हैं कि जरूर होगा। सेकेंड का असर के बावजूद 9.5% हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल की जीडीपी में। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वी शेप रिकवरी, और इसके साथ इस रिकवरी के मजबूती के कारण है आरबीआई का भरपूर सपोर्ट, क्योंकि आरबीआई ने अपना बैलेंस शीट को 30% एक्सपेंड करके 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी को जो पंप किया, उसके साथ रेट कट भी किया। तो बैंकों ने इसका लाभ उठा के क्या किया, उन्होंने इस लो कॉस्ट हाई लिक्विडिटी एनवायरनमेंट को उन्होंने प्रॉफिट को बढ़ाने के बगैर उन्होंने अपना प्रोविजन को बढ़ा दिया, ताकि कोविड के कारण या कुछ एनपीएस बढ़ने की कोई गुंजाइश हो तो उसको एडजस्ट करने के लिए प्रोविजन में काफी रूम होगा और उस क्वार्टर के प्रॉफिट में असर नहीं आएगा। तो सभी बैंकों ने देखिए करीबन 77 to 80% अपना प्रोविजन को बढ़ा दिया। स्पेसिफिक कोविड के लिए भी उन्होंने 1-2.5% तक प्रोविजन को बढ़ा दिया है। और इस माहौल में भी बैंकों का कलेक्शन एफिशिएंसी 90% से ज्यादा लेवल पे ही है। तो उतना एक लॉकडाउन या
पैंडेमिक का इफेक्ट बैंक के कलेक्शन में नहीं दिख रहा है, तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम भी एक हेल्दी लेवल में है। ये इकोनॉमिक शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो अब आते हैं मीडियम टर्म के ऊपर। यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में डेटा आती है तो एक अपटिक आती है, फिर डेटा नीचे आती है, तो एक एक स्थिरता नहीं होती है शॉर्ट टर्म डेटा में, क्योंकि माहौल ऐसा है। मगर मीडियम टर्म में जो स्टेटस है वो उतना शॉर्ट टर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये याद रखिए। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि नॉर्मली एक साइक्लिकलिटी जो एक इकोनॉमी है, उसके अलावा इंडिया के पास स्ट्रक्चरली कुछ चीज है जो सपोर्ट करती है अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को। और उस स्ट्रक्चरल चीज, चाहे मोदी पावर में हो या ना हो, चाहे निर्मला मैडम फाइनेंस मिनिस्टर हो या ना हो, ये स्ट्रक्चरल फीचर्स हमारे काम आएंगे। तो ये बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक मजबूत स्थिति है, और गवर्नमेंट उस स्थिति का फायदा उठाने के लिए स्टेप्स ले सकती है, जो कि इसको और तेजी से हम फ्यूचर को पा सके। वो हो रही है इस गवर्नमेंट के साथ, मोदी की सरकार में, राइट। मगर क्या है ये स्टेटस मीडियम टर्म में, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअसली एफपीआई की फ्लोस आते देख रहे हैं, एफडीआई की फ्लोस भी आते देख रहे हैं, यानी हमारे देश में फॉरेनर्स कॉन्फिडेंस रिपोज कर रहे हैं, राइट। वो थम्स अप दे रहे हैं हमारे इकोनॉमी के ऊपर, बिकॉज अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इकोनॉमी की एक्शंस को ही रिफ्लेक्ट करेगी अपनी रिटर्न्स में। तो स्टेटस क्या है मीडियम टर्म में इंडियन इकोनॉमी की? तो पहली चीज है, हमें हेल्थ ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखने की जरूरत है। हेल्थ में ग्रोथ भी आते हैं, रिस्क भी आते हैं, तो इसकी बैलेंस होती है इकोनॉमिक हेल्थ। क्योंकि इकोनॉमिक हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एफपीआई और एफडीआई वाले इकोनॉमी की रिस्कीनेस को भी जज करके फिर डिसाइड करते हैं कितना पैसा हम इंडिया में निवेश करेंगे। तो रिस्क में देखें तो पहली चीज होती है ग्रोथ, जिसमें नॉमिनल जीडीपी, राइट, करीबन डबल डिजिट नॉमिनल जीडीपी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 5 साल में। और उसके अंदर रियल जीडीपी इस साल के 9.5% को छोड़कर करीबन एक 7% की एवरेज लेवल, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर कंट्री ऑफ आवर साइज, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन हम समझ रहे हैं कि कंट्रोल में रहेगी। एक नॉर्मल सी 4% की लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन है हमारा। तो ये एक अच्छी चीज है, स्वीट स्पॉट है, अच्छी ग्रोथ, मगर इन्फ्लेशन भी बहुत खराब नहीं, राइट। तो इसके साथ बैंकिंग के बारे में अभी हमने बात किया था। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि पैंडेमिक के कारण जो क्रेडिट ग्रोथ सिंगल डिजिट में गिर गया था, वो अगले 3-4 साल में स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जैसे क्रेडिट बढ़ती है तो ऑटोमेटिक बैंक की तो हालत अच्छी होगी, मगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एक क्रिटिकल फैक्टर है, और वो सॉल्व हो जाएगी, राइट। और फाइनली कंट्री की रिस्क में देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों आप देख रहे हैं एक रीजनेबल सा लेवल में सामने दिख रही है, अराउंड 1 to 2 करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट ऑन एन एवरेज अराउंड 5 हेडिंग टुवर्ड्स 4.5। तो ओवरऑल इंडिया का मैक्रो इंडिकेटर्स एक पॉजिटिव आउटलुक दिखा रहे हैं। क्या वजह है ये पॉजिटिविटी के कारण, ये हम देखते हैं। मगर एंड रिजल्ट क्या है इस ग्रोथ के पीछे, कि हमारी इकोनॉमी अगले 5 साल में करीबन $1.4 ट्रिलियन एडिशनल जीडीपी हासिल करने की स्टेट में है। तो अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट 5 years, राइट। तो इसमें अगर हमने ये 1.4 ट्रिलियन ऐड कर दिया, तो हमारी इकोनॉमी की साइज होगी $4.1 ट्रिलियन। और ये उम्मीद किए है कि $5 ट्रिलियन मोदी जी ने कहा था 2025, वो तो पैंडेमिक के कारण नहीं हो पाएगी, मगर रिवाइज नंबर जो है हम समझते हैं 4.1। और अहमियत इसका ये है कि अगर हम इस लेवल पे पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली, राइट, हम यूके के इकोनॉमी से बड़े इकोनॉमी बन जाएंगे। ये इमोशनली एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यूके एक एक दिन में हमें रूल कर रही थी, करेक्ट। अगर हमारे रूरल से ज्यादा हमारी जीडीपी बढ़ जाए, इससे खुशी सी बात क्या हो सकती है, राइट। तो ये एक अच्छा टारगेट है कि इंडियन इकोनॉमी यूके इकोनॉमी को ओवरटेक करती है। ये $4.1 ट्रिलियन बनने के लिए क्या होना चाहिए, राइट, व्हाट विल गेट अस देयर? तो फर्स्ट थिंग जो मैंने कहा ना, स्ट्रक्चरली पॉजिटिविटी है ना, वो स्ट्रक्चरल पॉजिटिविटी आती है चीन के साथ हमारे कंपैरिजन में। ये लाल वाला लाइन है चीन का वर्किंग एज पॉपुलेशन, और काला लाइन है हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन।
बीच में दो डॉटेड लाइन दिख रहे हैं, लाल और काले। लाल वाला क्या दिख रहा है? साल 2017 से चीन की वर्किंग एज की पॉपुलेशन एकदम से गिरने लगी है, राइट? वेयर एज इंडिया की पॉपुलेशन 2050 तक कंटिन्यूसली बढ़ने की गुंजाइश है। तो इससे क्या सामने आता है? स्थिति ये आती है कि 25 इयर्स के लिए इंडिया के पास भरपूर लेबर सप्लाई होगी, राइट? तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, whereas चाइना के पास लेबर सप्लाई कंटिन्यूसली गिर रही है। तो ये खास चीज है, इंपॉर्टेंटली हमें याद रखना चाहिए कि इंडिया के सपोर्टिंग फैक्टर है ये डेमोग्राफी वाला फैक्टर। और ये खाली एक अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत से सपोर्टिंग चीज है। क्या? फर्स्ट थिंग, कॉस्ट ऑफ द लेबर। हमारे लेबर की पर कैपिटा वेजेस $3,800 है बीच में, और चीन की है $10,000 से थोड़ी कम, $9,700, यानी 2.5 गुना हमसे चीन का लेबर एक्सपेंसिव है। तो ना ही हमारे पास ज्यादा लेबर की अवेलेबिलिटी है, हमारी लेबर चीप भी है। हमसे भी चीपर लेबर है इंडोनेशिया और बांग्लादेश के पास, मगर क्वालिटी ऑफ द लेबर देखनी चाहिए ना। तो क्वालिटी ऑफ लेबर में एज फैक्टर एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इंडिया का एवरेज एज 31 है और बांग्लादेश का भी 31 है, वेरएस चीन का एवरेज एज है 42। सो हमारे पास एक यंगर वर्किंग पॉपुलेशन भी शामिल है। उसके साथ क्वांटिटी में देखें तो 2/3 67% हमारी अडल्ट पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन में है। तो यानी 2/3 ऑफ इंडिया इज एबल एंड विलिंग टू वर्क, राइट? वो भी खास चीज है कि बहुत बुजुर्ग लोग हमारे पास उतने नहीं है जो कि काम नहीं कर सकते हैं, राइट? और यूथ की लिटरेसी, क्योंकि कई काम में एक नॉलेज की जरूरत पड़ती है, करेक्ट? तो बेसिक नॉलेज लिटरेसी रेट हमने ऑलरेडी 92% 2018 में ही हमने अचीव कर दिया है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। और हर साल हम इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स को टर्न आउट कर रहे हैं, यानी क्वालिटी लेबर की अवेलेबिलिटी भी इंडिया में शामिल है। ऑलरेडी 2020 में 8 मिलियन ग्रेजुएट्स हर साल हमने जनरेट किया, वो नंबर करीबन 11 मिलियन तक एंड ऑफ डिकेड में पहुंच सकता है, राइट? अब कॉस्ट ऑफ लेबर देख लिया, क्वालिटी ऑफ लेबर देख रहा है, मगर प्रोडक्टिविटी कैसी है? क्योंकि एक लेबर का प्रोडक्टिविटी भी खास इंपॉर्टेंट है, और हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी 4.8 है। मानते हैं कि चीन की प्रोडक्टिविटी 6.5 में है, मगर हमारे कंपीटिंग कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया हमने बात किया, फिलीपींस, ये सब के साथ कंपैरिजन में हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर है। खाली बांग्लादेश है जो हमारी थोड़ी आगे है, और वियतनाम, राइट? तो प्रोडक्टिविटी में भी हम एक मिडिल लेवल पे एक डिसेंट प्रोडक्टिव लेवल मेंटेन कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी चीज है, राइट? और अगर हम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बात करें, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी लेबर किस काम में आनी चाहिए? या हमारे देश में मैन्युफैक्चर करके उसको एक्सपोर्ट करना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो एक्सपोर्ट में हमारा शेयर ब्लू वाला ग्राफ दिख रहा है, मगर लेबर में हमारा शेयर येलो डॉट में दिख रहा है। तो चीन में देखिए, उनकी वर्ल्ड की एक्सपोर्ट शेयर और उनकी लेबर शेयर करीबन आसपास है, और बाकी सभी देशों में ऐसी हालत है। और हमारे देश में देखिए, हमारी एक्सपोर्ट की शेयर कितनी कम है, मगर हमारी लेबर की शेयर कितनी ज्यादा है। यानी इस एक्सपोर्ट की शेयर को बढ़ाने में लेबर का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए, राइट? तो ओवरऑल इस स्थिति के कारण हम एक मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रॉन्ग बूस्ट देख रहे हैं इंडिया को आने वाले दिन में, जहां से आज के $400 बिलियन के कंपैरिजन में हमने सोचा कि नॉर्मल ग्रोथ में ही हम इसको 2030 तक ट्रिपल कर सकते हैं। अगर बहुत बढ़िया गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स अनाउंस किया इसको सपोर्ट करने के लिए, तो 4 गुना भी ये हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इज गोइंग टू बी द ड्राइवर ऑफ आवर जीडीपी। तो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इस स्थिति में, यानी 3 गुना होने की स्थिति में, हम समझते हैं कि 2030 तक 20%, आज के 15% से हमारे जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का 5 में 1 शेयर हिस्सा होगा, यानी 20%, राइट?
तो इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का हाथ जरूर चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने इस कार्यक्रम में बहुत साल पहले ही काम शुरू किया है। तो पहली चीज है कि उन्होंने टैक्स रेट को 2 साल पहले 35% के लेवल से आधा कर दिया नए कंपनियों के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है टू 17%। और वर्ल्ड की टैक्स रेट के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो क्लियर कटली हम चीपेस्ट इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेट इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू सिंगापुर। सिंगापुर हम साथ में हैं 17% के लेवल पर। तो बेस्ट टैक्सेशन रेट इन द वर्ल्ड हमने ऑलरेडी कर दिया है। इसके साथ गवर्नमेंट की जो रोड्स और रेलवेज और इसके ऊपर जो काम गवर्नमेंट गडकरी गवर्नमेंट ने किया है, उसके साथ गवर्नमेंट ने जो एफडीआई का लाइसेंसिंग में इंप्रूवमेंट दिया है, लाइसेंस राज को निकाल दिया। तो ऐसी एक्शंस के कारण हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2015 जबकि मोदी की सरकार की शुरुआत 1 साल के बाद हुई थी, तब से आज तक हमने करीबन 80 रैंक्स हमारी रैंकिंग को इम्प्रूव कर दिया। और इसको और भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो काम और भी जो कर रहा है गवर्नमेंट उससे शायद ये रैंक और भी इम्प्रूव हो सकता है। मगर ऑलरेडी 5 साल पहले अगर एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर इंडिया को देख रहा है और आज देख रहा है तो जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ द वे वो इंडिया को देखेंगे। राइट। तो कहाँ पे ये काम देखिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसके बारे में ऐलान किया गया था 111 लाख करोड़ की खर्चा कहाँ पे एनर्जी अर्बन रोड और रेलवे में 70%। क्योंकि इससे हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग और भी इंप्रूव हो सकती है। और ये खर्चे के लिए कल ही निर्मला मैडम ने अनाउंस किया था 6 लाख करोड़ का नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो क्या है उसकी चीज की ओनरशिप को अपने हाथ में रखते हुए गवर्नमेंट इसको प्राइवेट सेक्टर को लीज की तरह देकर फिर वापस ले लेगी। यानी ओनरशिप ओनरशिप कर दिया तो अपोजिशन में बहुत हल्ला गुला होगा ना। तो ओनरशिप को अपने हाथ में कायम रखते हुए वो प्राइवेट सेक्टर को इसको डेवलप करने की मौका दे रही है और वो उसका फायदा उठा रही है। तो रोड सेक्टर 50% शेयर है, उसके बाद रेलवेज का। ओके, तो ये करीबन 14% गवर्नमेंट का एनआईपी पाइपलाइन का जो 111 लाख करोड़ है उसको मीट कर सकती है। तो ये पॉलिसी को अनाउंस करने के बाद इन्वेस्टर्स को और गवर्नमेंट को दोनों प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू में एक क्लैरिटी आ गई है। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियरली एक्सप्रेस हो गया तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट का फिस्कल बर्डन भी उस हद तक कम हो जाएगी। तो डिटेल में ये बता रहा हूँ कि 27% रोड्स का है, 25% रेलवे का है, फिर पावर टेलीकॉम पावर जनरेशन पाइपलाइन वहां पे बाकी सबका ब्रेकअप है ये 6 लाख करोड़ का। और हर साल इसकी खर्चा देके तो 88,000 करोड़, फिर 1,60,000 करोड़, 1,70,000। तो 5 साल में ये टोटल 6 लाख करोड़ का खर्चा होगा। और ये ईयर वाइज सेक्टर वाइज ब्रेकअप है, बहुत डिटेल सा प्लान बना दिया और टोटल रेवेन्यू इसका 6 लाख करोड़ के करीब है। राइट। तो वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का जो कामकाज है उसमें ही इंडियन जीडीपी को एक बढ़त मिलेगी क्योंकि वो गवर्नमेंट के रोड कंस्ट्रक्शन रेलवे कंस्ट्रक्शन से इंडियन कंपनीज को ऑर्डर बुक बढ़ेगी और जीडीपी का एक्टिविटी बढ़ जाएगा। सेकेंड चीज जो गवर्नमेंट ने किया है वो बड़ा स्कीम है वो पीएलआई। वो पुराना मेक इन इंडिया में बहुत अनाउंसमेंट ग्रैंड हुआ था मगर एक्चुअल काम बहुत नहीं होता, खाली पॉलिसी का रेटोरिक था। मगर पीएलआई स्कीम एक एक्शन ओरिएंटेड स्कीम है क्योंकि 5 to 6% हर कंपनी की जो सेल्स माइनस रॉ मटेरियल कॉस्ट जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, उसमें गवर्नमेंट 5 साल के लिए कैश सब्सिडी उनके हाथ में देने वाली है ताकि जो भी नई कंपनी आई है तो इनिशियली उसको टाइम लगता है प्रॉफिटेबिलिटी आने में, उसमें ये सहायता देगी ताकि वो फिर एक लॉन्ग टर्म की सोचे कि 10-15 साल में कारखाना लगाऊं, फर्स्ट 5 साल गवर्नमेंट ले क्या करे उसके बाद मेरी प्रॉफिट बढ़ जाएगी और मैं अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकता हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पे इमीडिएट एक्शन आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये जो मोबाइल ऑटो बैटरी इस जगह में ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स आ चुकी है और करीबन टोटल 1.86% हमारा जीडीपी में एडिशन खाली पीएलआई स्कीम के जरिए हो सकता है। और इसके कारण जो कैपेक्स आएगी हर सेक्टर में वो करीबन 2 लाख करोड़ का कैपेक्स इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में, फैक्ट्रीज लगाने में, कैपिटल गुड्स के लिए डिमांड आ सकता है। तो वो एक इमीडिएट इंपैक्ट पीएलआई का होगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद एक्सपोर्ट का स्टोरी बढ़ेगा। और ऑलरेडी
मोबाइल की नाम आपने उधर सुना था, तो मोबाइल में ऑलरेडी हैंडसेट में इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ फोन बहुत जल्द बनने वाला है। इनफैक्ट आप प्रोडक्शन देखें तो ग्लोबल प्रोड्यूसर्स ने ही इसका फायदा उठाया। इंडिया में आके करीबन 80% ऑफ द पीएलआई का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर था वो ग्लोबल फर्म्स ने ही फायदा उठाया है। और इसके कारण ऑलरेडी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो ग्रो हो रही थी 13% ऑफ इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स थी, आज वो 25% हो गई है, यानी ऑलमोस्ट टू ट्वाइस। राइट, आने वाले दिन में ये और भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक क्लियर सक्सेस स्टोरी सामने दिख रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्लाइड्स में दिखाया आपको। और इसके साथ और एक हमारे लिए फायदेमंद जो एक डिप्रेसिंग कोविड की सिनेरियो में है कि चाइना में क्योंकि कोविड का शुरुआत हुआ था, तो बहुत से फॉरेनर्स के लिए ये चाइना में पूरा कैपेसिटी अपना रखना इतना बड़ा रिस्क अभी उनके मन में आया है। तो 44% लोग कह रहे हैं कि कोविड के कारण ही वो अपने फैक्ट्री को थोड़ा रीलोकेट, इसको ही कहते हैं चाइना प्लस वन, यानी खाली चाइना के ऊपर डिपेंड ना करते हुए बाहर किसी और एक देश में जाके और भी मैन्युफैक्चरिंग सेम प्रोडक्ट के लिए लगा दें। तो आपने देखा चाइना के साथ हमारी एडवांटेजेस, तो नेचुरली इंडिया अव्वल नंबर में होगी ऐसी थिंग, इसलिए पीएलआई स्कीम भी उसी को सपोर्ट कर रहा है। राइट, तो चाइना प्लस वन के कारण जो शिफ्ट आ रहा है, ऑलरेडी देखिए हमारी एफडीआई फ्लोज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 3%, यानी 81.6 बिलियन डॉलर्स पिछले साल में हमें एफडीआई मिला था बिकॉज ऑफ ऑल दी गवर्नमेंट पॉलिसीज। और ये आने वाले दिन में और भी दुगना हो सकती है। इनफैक्ट पिछले 2 साल में गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद इंडिया को करीबन 22% हायर एफडीआई मिला है, वेरएज बाकी देश में खाली आपने देखा हांगकांग को 8% मिला है और सिंगापुर को 4%। बाकी सभी देशों को उनको एफडीआई की गिनती कम हो रही है पिछले साल के माफिक, वेरएज इंडिया को एक 22% स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। सो ऑलरेडी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में एक पॉजिटिविटी एफडीआई के रूप में आप देख रहे हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि एफडीआई वाले आएंगे, इंडिया को बेस समझ के एक्सपोर्ट को री एक्सपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट्स को, तो एक्सपोर्ट स्टोरी के लिए ये पॉजिटिव होगा, इंडियन कैपिटल गुड्स के लिए पॉजिटिव होगा, और ओवरऑल गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट के लिए जितना तक फॉरेन कैपिटल आके इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करता है उतना तक गवर्नमेंट का बर्डन टू फाइनेंस स्ट्रक्चर भी कम होगा। तो ये एफडीआई ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फॉर इंडिया। राइट, तो थर्ड चीज मैंने फर्स्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, सेकंड चीज मैंने पीएलआई स्कीम में बात करी, तीसरी चीज जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रक्चरल बूस्ट दिखा रही है वो है रियल एस्टेट साइकिल, जो कि टर्न अराउंड के स्टेज में है। अब यहाँ देखिए एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड, रियल एस्टेट का पीक हुआ था 2014-15 में, उसके बाद जो गिरावट अभी वापस एक नई वी शेप टर्न अराउंड सामने दिख रही है। मेन कारण इसका क्या है, क्योंकि रेट्स जो इतनी सस्ते हो गई है, एग्जिस्टिंग बोरोइज के लिए करीबन 10.25 से आज 9.25 तक रेट्स पहुंच गई है, और न्यू बोरोइज के लिए 10.15 पौने 10 से करीबन आज 8.25 तक, यानी 150 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट। तो रियल एस्टेट एक बहुत रेट सेंसिटिव सेक्टर है, तो ये आरबीआई का रेट कट का और लिक्विडिटी का प्रोग्राम रियल एस्टेट के लिए बहुत पॉजिटिव बन गया है। और होम लोन्स के लिए खासकर ये लो इंटरेस्ट रेट्स और स्टेबल इनकम, आपने देखा कि पैंडेमिक के कारण वर्किंग क्लास में सैलरीज कुछ कटे नहीं, इनफैक्ट इंक्रीज ही हुए हैं। तो ये स्टेबल इनकम और प्रॉपर्टी प्राइसेस का भी आपने देखा एक स्टेबिलिटी, तो ये तीनों फोर्सेस कंबाइन करके आपको एक अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ हाउस 27% ऑफ मंथली इनकम बन गई है ईएमआई का कंट्रीब्यूशन, जो कि लास्ट आपने 2003 साल में जब इकोनॉमी बूम में थी तब देखा था। तो इट हैज नेवर बीन चीपर टू बाय अ हाउस विद अ होम लोन। और ये महाराष्ट्र का स्पेसिफिक डेटा दिया है, हाउस कॉस्ट ऑफ हाउस, लोन एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट सबको दिखाकर कि फ्रॉम 6.3 टाइम्स प्रॉपर्टी प्राइस टू इनकम आज 4.2 हो गया है प्रॉपर्टी प्राइस टू इनकम। और नॉट ओनली अपने रहने के लिए घर, अगर आप रेंट में देना चाहते हो घर होम लोन लेके, फिर भी आज सिचुएशन बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि कुछ साल पहले 2012 में जो इंटरेस्ट आप भरते हैं उसमें टैक्स ब्रेक मिलता है, तो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट, और जो रेंट आपको मिलता है उसमें जो डिफरेंस था 7% के करीब था। आपने हाथ से आपको महीने महीने 7% कैश उसमें भरने के लिए जरूरत पड़ रही थी, आज वो 7% 3% में गिर गई है। विथ ओनली 3% एडिशनल कमिटमेंट फ्रॉम योर सैलरी या मंथली इनकम, आप एक रेंटल हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस भी खरीद सकते हैं।
तो ऑल टाइम लो इंटरेस्ट रेट्स का ये फायदा हुआ। तो नेचुरली हाउसिंग सेक्टर की बूम क्या क्रिएट करती है, हाउसिंग सेक्टर बूम क्रिएट करती है 10 to 12 इंडस्ट्रीज के लिए बिजनेस। दैट सीमेंट देखो, स्टील देखो, वुड वर्क देखो, पेंट देखो, अपना सेरामिक्स ये देखो, टाइल्स को देखो, राइट। ये सब कॉपर ट्यूबिंग, कॉपर वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो पाइप्स, पीवीसी पाइप्स, तो इतने इंडस्ट्रीज को लाभ मिलता है। तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत जबरदस्त है। ऑन टॉप ऑफ इट रियल एस्टेट एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी इसका असर होगा। तो ये भी एक पावरफुल स्ट्रक्चरल ड्राइवर है इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी के लिए, राइट। और ये पैन आउट होते ही आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेल की बढ़त के पीछे ऑटोमेटिकली लोगों की इनकम्स बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चरल कंजम्पशन बूस्ट भी उसके पीछे फॉलो करेगा। और क्या पोटेंशियल है इस ग्राफ में देखिए, हमारी 5 ईयर एवरेज कंजम्पशन ग्रोथ अमंग द हाईएस्ट है, मगर हमारी पेनिट्रेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अभी भी खाली 60% में है। अमेरिका, फिलीपाइन, वियतनाम सब 70% के ऊपर है। तो कंजम्पशन को बढ़ने के लिए काफी जगह है। और पोटेंशियल देखे तो चाइना के साथ कंपैरिजन में देखिए कि सभी सेक्टर में, चाहे वो टेलीविजन हो, रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर हो, कहीं पे भी आप देखिए इंडिया और चाइना में बहुत फर्क है। तो इतना हम मैन्युफैक्चरिंग अगर पिकअप हो गया तो हमारी कंजम्पशन भी इस चाइना के तरह लेवल्स के करीब पहुंच सकते हैं। चाहे उसको पार करना बहुत मुश्किल होगा, मगर करीब चल सकती है। और ये कंजम्पशन के लिए एक फॉलो थ्रू बेनिफिट होगी। और इसके साथ ओवरऑल सर्विसेज का भी एक रोल होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में एक जॉब क्रिएट होता है तो 1.8 जॉब्स उसको सपोर्ट में सर्विसेज सेक्टर में क्रिएट होता है। तो हम समझते हैं कि साथ में साथ सर्विसेज का भी बड़ा आप देखेंगे। और सिचुएशन ऐसी है आज कि स्टॉक मार्केट में इसका उतना हिस्सा नहीं है जितना इकोनॉमी में है, क्योंकि 56% है सर्विसेज का इकोनॉमी में शेयर जीडीपी का, मगर खाली 35% है मार्केट कैप में शेयर। तो ये जो गैप है करीबन 20% का, ये गैप अभी देख रहे हैं सभी आईपीओ जो आ रहे हैं, ज्यादातर आईपीओ आपको सर्विसेज सेक्टर में ही मिल रहे हैं, जैसे जोमेटो वैसे हुआ। तो ये एडिशनल कैपिटलाइजेशन जो मार्केट कैप में आएगी, ये भी सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ के लिए स्टॉक मार्केट की ओर से बहुत जबरदस्त है। बट इकोनॉमिकली भी सर्विसेज एक बहुत खास सेक्टर है इंडिया में, जिसको ये सब ग्रोथ स्टोरी से बहुत फायदे मिल सकती है, राइट। तो उम्मीद रखते हैं कि डेफिनेटली हम 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स बाय 2025 वी विल डेफिनेटली गेट देयर। और अल्टीमेटली मार्केट में मैं फाइनली जस्ट 2-3 स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूं एक चीज जो उसको कहते हैं बुल और बैर इंडिकेटर, क्योंकि निवेश के लिए क्या वक्त सही है, मैंने आउटलुक बहुत बेहतर दिखा दिया है। तो ये बुल बैर इंडेक्स होती है 0 to 10, और 0 to 2 समझिए बैरिश फेस जहां पे ब्लाइंडली आप खरीद सकते हैं, और 8 to 10 समझिए एक्सट्रीम बुल फेस जहां पे आपको ब्लाइंडली बेचना है, राइट। तो इकोनॉमी की हालत ये बुल बैर इंडिकेटर करेक्टली पिछले 15-20 साल से प्रेडिक्ट करते आ रही है। तो ये बुल बैर इंडिकेटर के पीछे क्या होता है, बुल बैर इंडिकेटर एक नंबर होता है, उस नंबर के पीछे 6 फैक्टर्स होते हैं। जैसे एचएफ माने हेज फंड की पोजीशन, हेज फंड शॉर्ट टर्म कॉल्स देते हैं, तो वो अपना पोजीशन कैसे बढ़ाते हैं उससे एक इंडिकेटर बनता है। फिर क्रेडिट मार्केट यानी डेट मार्केट में क्या स्प्रेड्स होते हैं ट्रिपल ए और ट्रिपल बी के पीछे। तीसरी होती है इक्विटी मार्केट में ब्रेथ, यानी इक्विटी मार्केट बढ़ रही है मगर क्या बहुत से स्टॉक्स बढ़ रहे हैं या कुछ नैरो स्टॉक्स नैरो रैली है। चौथी होती है ओवरऑल इक्विटी के फ्लोज, फिर डेट मार्केट के अंदर फ्लोज, फिर एलओ पोजिशनिंग होता है लॉन्ग ओनली। लॉन्ग ओनली माने म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी की तरह जो बाय एंड होल्ड करते हैं ज्यादातर शेयर को, राइट। तो लॉन्ग ओनली पोजीशन लेते हैं, शॉर्ट नहीं करते हैं मार्केट को। तो ये पांचों इंडिकेटर को कंबाइन करके, और आप देख रहे हैं इस इंडिकेटर में खाली लॉन्ग इंडिकेटर आज वेरी बुलिश स्थिति में है और इक्विटी फ्लोज बुलिश में है, बाकी सब न्यूट्रल में है। तो ये इंडिकेटर का नंबर आज है 5.5। क्या कहा था मैंने, 2 के नीचे ब्लाइंडली बाय, 8 के बाद ब्लाइंडली सेल, तो 5.5 बीच में है। तो मार्केट में अभी वक्त ऐसा नहीं है कि जाके बेचो, वैल्यूएशंस जो भी है, क्योंकि ये समझिए कि कोविड के पहले कब जनवरी 2020 में ये इंडिकेटर 7.2 पे था, यानी बहुत बुलिश के करीब आ रहा था, और अगर कोविड ना आती तो शायद वो सेल टेरिटरी में चल जाता। मगर उसके बाद जो करेक्शन हुई और रिकवरी हुई, उससे अभी भी मार्केट एक मिडिल रेंज में ही है, नाइदर एक्सट्रीमली बेरिश
nor extremely bullish, right? तो उस फाइनल स्टेज से मैं अपना प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.